फल में। और कौन सा? पाउंड टी है और कौन सा? मेरे ग्रुप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए। हाँ, इमेजिस्ट ग्रुप में और कौन कौन था? इसका नाम हमें याद होना चाहिए। देखिए इसमें जो नाम दिया है एफ एस फ्लिंट, हिलेरे बेलॉक और रिचर्ड एलिंगटन, हिल्डा डोलिटिल। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द आइडेंटिफाई द पोएट। ये हमने बताया था ना कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हु डज नॉट बिलोंग। देखिए टीजीटी में पूछा गया है एनवीएस के, तो मूवमेंट से क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश इमेजिस्ट पोएट्स। अब इसमें आंसर दिया हिलेरी बेलॉक, ये नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन कौन बिलोंग करता है इनके अलावा भी? रिचर्ड एलिंगटन, एफ एस फ्लिंट, हिल्डा डुलिटिल। इनके अलावा जो 3-4 नाम और हैं, 2-3 नाम वो याद रखना है। टी हेल्मे का नाम याद रखना है और उनका इजरा पाउंड का नाम याद रखना है। ठीक है, देखिए इजरा पाउंड और टी हेल्मे दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्री रेफेल्टीज मूवमेंट में ये डिजी रोसेटी, क्रिस्टिना रोसेटी और ये होलमैन थर्ड, मिलायस और ये सब इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें भी इंपॉर्टेंट है। ये हिल्डा डोलिटिल, इजरा पाउंड, टी हेल्मे, एमी लॉवेल। एक नाम और है एमी लॉवेल, उसको भी याद रखना है। नाम आप नोट कर लीजिए, इसको शॉर्ट में चाहे लिख लीजिए आप। एक मिनट, एक तो नहीं जाएगा। हाँ, इसको शॉर्ट में आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि इजरा पाउंड है, ईपी लिख दीजिए। ठीक है, टी हेल्मे है, टी लिख दीजिए। और क्या बताया था, एमी लावेल है। ठीक है, और एच डी है, फ्लिंट है। ठीक है, इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख लीजिए, याद रखे रहिए, मतलब इससे याद रहेगा। ठीक है, वॉइस हमारी आ रही है? ये सर आ रही है। जी सर। हाँ, देखिए आप दो नाम याद है, मान लीजिए आपको तीसरा नाम पूछ लेगा तो फंस जाएंगे, वो 2 नाम आपके बेकार हो जाएंगे। इसलिए अब एक साथ नहीं याद हो सकता। देखिए पहले तो टी हेल्मे इजरा पाउंड ही नहीं याद था आपको, धीरे धीरे देखिए टी हेल्मे इजरा पाउंड याद हो गया। अब एक साथ ढेर सारे नाम नहीं याद कर सकते आप। जैसे प्री रेफेल्टीज मूवमेंट के नाम थे, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नाम थे, कुछ सर्लिस मूवमेंट, तो ऐसे एक साथ धीरे धीरे याद होता है। अब देखिए अभी तक टी हेल्मे और वो नाम याद था आपको, एजरा पाउंड का। उसके बाद देखिए एच हिल्डा डुलिटिल भी कई बार मैं बोल चुका हूँ, वो भी आपको याद हो गया। एमी लॉवेल बोल रहा हूँ, वो याद हो जाएगा। और क्या नाम है, ये एफ एस फ्लिंट सामने ही है। ऐसे धीरे धीरे याद होगा। ठीक है, हाँ, ऊपर नीचे। हाँ। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव रिटन फॉर चिल्ड्रन। ये रस्किन बॉन्ड है, बच्चों के लिए लिखते थे, ऐसे ही रट लेना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल पोयम इज नॉट एन एलिजी। इसमें से कौन सी मेडिवल पोयम है जो एलिजी नहीं है? ठीक है, इसको भी जाने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एलिजाबेथन सैटारिस्ट। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एलिजाबेथन सैटारिस्ट नहीं है? ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, जो अपने यहाँ यूपी में जो पीजीटी बनता है, ऐसे ही बनता है।
अब इसमें से कौन नहीं है, आप ही लोग बताइए, और उसका उसके पीछे का कारण रस्किन कीजिए। नहीं है रस्किन नहीं है तो क्यों जो नहीं है? सर, ये रस्किन मॉडर्न में होगा लगभग। मॉडर्न में लगभग, मॉडर्न में तो नहीं है। और मतलब बताइए क्यों? मतलब एल, मतलब एलिजाबेथन में नहीं है बाकी। मतलब ये है कि एलिजाबेथन एज से नहीं है। देखिए ये आपने इसको क्या एलिमिनेट कर लिया। इसको बोलते हैं रटना नहीं, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि देखिए थॉमस लॉज और ये इनको तो आप जान गए कि ये एलिजाबेथन है। एलिजाबेथन सेटारिस्ट है, मतलब एलिजाबेथ एज से हैं। जॉन रस्किन ये है, आपने इतना एलिमिनेट कर लिया कि ये एलिजाबेथन एज से नहीं है। क्योंकि आपने इनको विक्टोरियन एज के बाद पढ़ा, मॉडर्न पेंटर्स पढ़ा, इनका इनका पैथेटिक फैलेसी पढ़ा, इस वजह से आपने इसको एलिमिनेट कर दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन आप रटते नहीं है। अब एमसीक्यू से रटे होते तो जॉन रस्किन की जगह किसी और का नाम दे देता, तब फंस जाते। आपने रटा नहीं है, आपने समझा है एज को, तो इस वजह से ये क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, सब लोगों ने कर लिया ना? यस सर। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 86 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें वर्जीनिया वुल्फ जुड़ी है। जो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें वर्जीनिया वुल्फ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्जीनिया वुल्फ कौन है? आपके मॉडर्न में जेम्स जॉयस के साथ इन्होंने जो ये दोनों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक में काम करते थे। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। और वर्जीनिया वुल्फ ब्लूम्सबरी ग्रुप में भी हैं, उसमें एम फॉरेस्टर भी हैं, इसलिए आपको याद रखना है वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पेज करें अब। जी सर। जी सर। Who claimed that the language of poetry is in the language of paradox? ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा कि जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है वो लैंग्वेज किसकी है? पैराडॉक्स की है। वो लैंग्वेज ऑफ क्या है? पैराडॉक्स है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भले ही पीजीटी में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं, मतलब ध्यान रखना है। ये वर्क दिया है कि किस में बोला गया है। जैसे क्लेनेथ ब्रूक्स का वर्क है कि अंडरस्टैंडिंग पोएट्री में बोला गया है, कि वेल रॉट में बोला गया है, कि जेसी रैनसम का न्यू क्रिटिसिज्म में बोला गया है, कि जेसी रैनसम का सिलेक्टेड ऐसे। अब देखिए आपको कितनी चीज याद हो गई। पहली बात, ये जेसी रैनसम को आपने पता चल गया कि ये इन्होंने कौन सा वर्क लिखा है, 90 कब लिखा था न्यू क्रिटिसिज्म को? बताएगा कोई? जेसी रैनसम ने जो न्यू क्रिटिसिज्म लिखा है कब लिखा है? 1912। ये 1900 कितने में लिखा है? 41 में लिखा है। वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान के आसपास लिखा है सर। हाँ, तो ये 1941 के आसपास लिखा है। जो प्रैक्टिकल जी। क्रिटिसिज्म है वो आई ए रिचर्ड्स ने लिखा है 1924 में। लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड्स का है, 1929 में लिखा है। अब जेसी रैनसम, ये पता हुआ। क्लिनेथ ब्रूक्स का कौन सा वर्क है? अंडरस्टैंडिंग पोइट्री है। अब किसमें कहा गया है? ये द वेल रॉट में कहा गया है। क्लिनेथ ब्रूक, ये भी मॉडर्न एज से ही है सब, क्रिटिसिज्म वाले हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे काम करते हैं ये लोग। क्लिनेथ ब्रूक हो गए, रोनाल्ड बार्थेस है, जेसी रैनसम है, आई ए रिचर्ड्स हैं। ठीक है, इन लोगों ये आपके जैक्स डेरिडा है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देखिए अभी हमने नाम, ये देखिए इनको, क्वेश्चन नंबर 88। ये सब आपको याद भी नहीं करना है अब। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसने लिखा है? आई ए रिचर्ड्स ने लिखा है। और क्या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसने लिखा है? आई ए रिचर्ड्स ने लिखा है। ठीक है। आर एस क्रेन कौन है? आर एस क्रेन वो है जो माना जाता है कि जो न्यू एरिस्टोटेलियन जो क्रिटिसिज्म वाले हैं उसमें आर एस क्रेन का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग, जो लिरिक रही है किस दौरान सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म में रही है? तो इसको तो जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को इसे डिस्कस कर रहे थे लिरिक वगैरह को, तभी जो है क्लियर था ये पॉइंट। इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन में 89 में?
नहीं सर, कोई भी नहीं। नहीं सर। 18th कोई डाउट century। नहीं है ना? क्योंकि देखिए जो 18th सेंचुरी है वो तो आपकी समझ में आ रहा है, जो 19th सेंचुरी है वो भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखिए जो सबसे लास्ट में जो टेनिसन का नाम आता है, टेनिसन सबसे पुराने मतलब सबसे एट द एज ऑफ 80, ये कहा जाता है कि 80 की उम्र में भी वो लिरिक को कंपोज किया, मतलब फाइन लिरिक को उन्होंने कंपोज किया। पीपी शैले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिरिसिस्ट एट दैट टाइम। अब ये सब कब थे? कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी में थे ना। ये टेनिसन कब एक्सपायर हुए हैं? टेंशन टेनिसन की 1892 डेथ में। 1892 में। ये पोएट लॉरियट होते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ 1850 में। ये पोएट लॉरियट होते हैं। अब ये पोएट लॉरियट की भी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 1892 इनकी डेथ है, तो कहीं ना कहीं ये 19th सेंचुरी को टच कर रहे हैं ना पूरा। तो मतलब पूरा विक्टोरियन एज में इन्हीं का नाम रहा है, जी तो सर। इसीलिए 19th सेंचुरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। अर्ली 20th सेंचुरी केवल सिंगल है, नहीं चलेगा। डॉक्टर जॉनसन अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड। बहुत जनरल क्वेश्चन है। कब हुआ था ये? 55 में। एक 17 प्रीफेस, सर। हाँ, प्रीफेस टू शेक्सपियर का पब्लिश हुआ था इनका, डॉक्टर जॉनसन का। 65 में, 1765 में, 10 साल बाद। हाँ, 10 साल बाद, ऐसे ही याद याद किया है, ठीक है। और इनका एक वर्क आया था लंदन, वो भी आपको याद रखना है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है लंदन के बारे में। इनका जो वर्क था लंदन, इनका एक वर्क आया था इरीन। इरीन भी नहीं भूलना है इनके। अच्छा वो बताइए, जो इनके मैगजीन्स वगैरह थे, जो पीरियडिकल्स थे, उसके नाम क्या थे? आइटलर रैम्बलर। हाँ, आइडलर रैमलर। इनके जो नाम थे वो आइडलर और रैमलर थे। इनका बायोग्राफर कौन था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का बायोग्राफर कौन था? ये आपको याद होना है, याद मतलब याद होना चाहिए। ये बॉसवेल बायोग्राफी से, बॉसवेल। हाँ, जेम्स बॉसवेल था। देखिए लास्ट टाइम बायोग्राफी से क्वेश्चन आया है, ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आया है, मेमोयर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इनका जो बायोग्राफर था वो कौन था? जेम्स बॉसवेल था। वो 1791 में उसने जो है इनकी बायोग्राफी को कवर, इन्होंने किसकी बायोग्राफी कवर किया है? कितने राइटरों की? 51 पोएट्स की। हम्म कितने कितने पोएट्स की करी थी सर? इन्होंने इन्होंने एक वर्क लिखा था, मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा बायोग्राफिकल वर्क था उस समय का, कि इन्होंने लिखा था द लाइफ ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। वो उसमें 52 उसमें पोएट्स को कवर किया था इन्होंने। वो आपको याद रखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। ये आइडलर रैमलर के लिए याद रखना जी है। सर। लंदन का एक वर्क इनका इरीन है, जो पूछा गया है, जो जर्नल क्वेश्चन है। ये आपको पता हो, ये इनकी इनका बायोग्राफर कौन है? जेम्स बॉसवेल है, 1791 याद रखना है। और इनका जो डिक्शनरी है 55 है, प्रीफेस 65 है। और क्या कौन सा वर्क है? लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स है, वो 52 की जो है लाइफ को कवर किया है। और इन्होंने कौन सा वर्ड क्वाइंट किया था? कुछ क्वाइंट किया इन्होंने? मेटाफिजिक। हाँ, इन्होंने मेटाफिजिक्स को क्वाइंट किया है, टर्म को। और इसमें कब क्वाइंट किया है, मतलब कि किसकी बायोग्राफी या किसको कवर कर रहे हैं तब किया है? किसी की बायोग्राफी को कवर करते समय इन्होंने जॉन डन की थी शायद। ना लाइफ ऑफ काउले है लाइफ क्या? ऑफ देखिए, लाइफ ऑफ काउले, हाँ बिल्कुल सही सर। हाँ, ठीक है। उसी समय लाइफ ऑफ काउले में जॉनसन ने यूज किया था मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। ये भी याद रखना, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह है। मिल्टन के किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज, सारे वर्क को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, प्रेज किया। शेक्सपियर में है ही ये, ठीक है। अब उस समय वर्ड्सवर्थ थे नहीं तो वर्ड्सवर्थ को भी और गाल्सवर्दी को भी छोड़ते थोड़ी ना, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन, वैसे इस बार लग रहा है सही मायने में, मुझे और अजय सर को तो इसी बार लग रहा है सही मायने में कि हम यूथ पढ़ रहे हैं। अच्छा पिछली बार तो हमने ऐसे ही निकाल दी थी सर। हाँ, द ऑथर ऑफ अर्स पोएटिक्स, अर्स पोएटिका लिखा, अर्स पोएटिका इसके कौन है आपको पता ही चल गया है कौन है, होरेस है जी। होरेस है। होरेस है। होरेस ने इसमें कौन कौन, मतलब आर्ट ऑफ पोएट्री, अर्स पोएट्री का मतलब कि आर्ट ऑफ पोएट्री, इसमें बहुत सारी चीजों को इसमें बताया है, इनके वर्क भी है, हमने डिस्कस किया था। कार्पे डिम जो शब्द जो है पहले इन्हीं का ही दिया हुआ है, जो पहले कार्पे डिम इन्होंने ही वो बताया था, क्या बताया था कि मेडियास रेस की जो बिगिनिंग से नहीं, पर्पल पैच भी तो दिया था, पर्पल पैच है, ये सारी चीजें होरेस ने दिया है। इनको छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वर्जिल के बारे में पता ही है आपको, अरस्तु के बारे में पता है, प्लेटो के बारे में पता है, इन चारों के बारे में पता है ना आपको। वर्जिल का वर्क कौन सा है, अरस्तु ने क्या वर्क लिखा है, अरस्तु ने जो है उसको क्या क्या बोला है, प्लॉट को क्या बोला है, कि द सोल ऑफ द ट्रेजेडी इज प्लॉट, अरस्तु ने ही बोला है, ठीक है। ट्रेजेडी की जो डिफिनेशन है अरस्तु का याद रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूल जाए हम लोग कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये वाला ही डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं हम, ठीक। और क्या याद है, वर्जिल का एनीड याद रखना है, वर्जिल का एनीड है ना जी सर। हाँ, और प्लेटो जो इसने मिमेसिस का कॉन्सेप्ट दिया था पहले, सबसे पहले। उसके बाद देखिए 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन। अब देखिए आ गया ना, इसमें से कौन डॉक्टर जॉनसन का वर्क नहीं है, आप बताइए कौन सा नहीं है। इसमें से कौन डॉक्टर, वो कावले नहीं है, कावले सर। और अब देखिए यही कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग सी और डी में, खाली सी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइफ ऑफ कावले लिखा होता तो इंग्लिश पोएट, हाँ, लाइफ ऑफ इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स को कवर किया है इन्होंने ना, उसके अंदर जो बायोग्राफी आई है तो उसमें लाइफ ऑफ कावले को कवर किया है, स्पेशली लाइफ ऑफ कावले, स्पेशली कावले थोड़ी ना लिखा है इन्होंने, स्पेशली तो लिखा नहीं है। ये जब he was covering the biography of 52 the English eminent poets, while covered the biography he used the term metaphysics when he was covering the life of Cowley। जब उसकी लाइफ को कवर कर रहा था, बायोग्राफी कवर है, तब उसने टर्म को जो है यूज किया था, ठीक है। प्रीफेस टू इंग्लिश डिक्शनरी पता ही है 1755, प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 पता ही है। लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट 52 पोएट्स को कवर किया इसने, जिसमें लाइफ ऑफ कॉले को कवर करते समय मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का जिक्र इसने किया है। मोरेज लैटिन मास्टरपीस अटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बताइए कब हुई थी, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ये। और इसके पहले जो मोरे को कई बार कवर कर चुके हैं, मतलब इस तरीके से आपके दिमाग में बैठा रहे, हफ्ते में 15 दिन में इनका नाम जरूर लिया जाता है, एक थॉमस मोरे का, एक थॉमस मैलोरी का, दोनों के बारे में बता दीजिए आप, मोरे और मलोरी। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जर्नल क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए 93 का, कि ये लैटिन से इंग्लिश में कब हुई थी और लैटिन में कब आई थी। सर 1551 में इंग्लिश में आई थी और 16 में लैटिन में। इसका ट्रांसलेशन को किसने किया था, जो 1551 में इंग्लिश में आया था, इसका ट्रांसलेशन किसने किया था, हमने नाम भी बताया था उसका सर। FR ना वो रॉबिन्सन करके कोई है, FS बॉस जो बोल रही है, वो प्रॉब्लम प्ले जो शेक्सपियर के प्ले थे, डार्क कॉमेडीज जो प्रॉब्लम प्ले, उसने बोला था FS बॉस। ये रॉबिन्सन करके कोई है, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ये मोरे की जो लैटिन का मास्टरपीस है, इसका जो 51 में जो ट्रांसलेशन जिसने किया, उसका नाम भी याद रखिए आप, क्योंकि क्वेश्चन टफ आएगा तो उसका नाम पूछ लेगा। ये तो क्वेश्चन जनरल हो गया 1516 1551। टू डैफोडिल्स, देखिए सारी परेशानी दो ऑप्शन में है, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे हमें एक आइडिया मिलता है हमारी जो, देखिए अब इसमें सब में दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप,
तो वही दो ऑप्शन वाले ही घातक होते हैं, या तो चारों नहीं आए या तो एक ही आए। दो ऑप्शन में इसीलिए आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जो मैं आपको करा रहा हूँ ये बैक टेस्टिंग करा रहा हूँ, दो ऑप्शन की बैक टेस्टिंग। तो वो रॉबिन्सन आप याद रखिए, रॉबिन्सन है कि कौन है, उसको एक बार देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, ताकि जो है रॉबिन्सन ही है, ध्यान। बुक में देखा था। हाँ, टू डैफोडिल्स एक पोयम है, और डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ का है। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करेगा। टू डैफोडिल्स एक पोयम है रॉबर्ट हेरिक की, ठीक है। रॉबर्ट हेरिक किस सेंचुरी के थे, 17th सेंचुरी के थे। मतलब टू डैफोडिल्स पहले लिखी गई है, डैफोडिल्स बाद में लिखी गई है, ठीक है, इस तरीके से। इसीलिए रॉबर्ट हेरिक ऑप्शन ए में है, रॉबर्ट विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स लिखा है इन्होंने। डैफोडिल्स का सबटाइटल क्या है, कुछ सबटाइटल भी है डैफोडिल्स का क्या, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है? आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। एज इट अलाउड करके। आई वॉन्डर्ड लोनली एज द क्लाउड, हाँ ठीक है। Who among the following is not associated with the translation of Bible? ये देखिए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा टीजीटी में, फंसे रहेंगे सब। थॉमस ब्राउन। इससे ब्राउने नहीं है इसमें, ब्राउने। हाँ, थॉमस ब्राउने है। थॉमस ब्राउने ने क्या काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है? प्रोस के क्षेत्र में काम किया है। इनका एक वर्क है रिलीजियो मेडिसी, वो इन्हीं का है, ठीक है। रिलीजियो मेडिसी इन्हीं का वर्क है। चार्ल्स लैम इससे प्रभावित था। और रिलीजियो डायसी उनका वर्क है, ट्राइटन का वर्क है, ये ध्यान रखिएगा। रिलीजन ऑफ अ लेमैन, ठीक है, हाँ, थॉमस ब्राउन है। बाकी माइल्स कोवर्डले कभी बाइबिल आ चुका है। विलियम टिंडाले जो न्यू टेस्टामेंट वाले है, जॉन विक्लिफ, इन्होंने तो ट्रांसलेशन का ही काम शुरू किया था। बाकी तीनों के बारे में जानकारी है ना आपको। द ट्रेजेडी ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स अदर टाइटल्स, इस क्वेश्चन पे गोला है, इस गोले में क्या दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं, गोला पुराने हैं सर, गोलों पे मत जाओ। अच्छा, सर अब गोले निकल गए। हाँ गोले निकल गए, वो पिछली साल के थे, इस साल का कुछ नहीं है उसमें। अच्छा इस साल का कुछ नहीं है ना। हाँ हाँ, इस वही साल तो मैंने, हमने कल ही निकाली ना, आपने उस दिन कहा कि निकाल के रख लो बस, तभी निकाली, उससे हाँ, पहले पड़ी ही नहीं थी इसको। नहीं हमने कहा इससे एक बार कवर करा दें तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। जी सर। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमने पढ़ लिया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको यूज में नहीं लाए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहता है कि हमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। तो ऐसे थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस का बूस्टअप हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। सर जी सर अच्छा बिल्कुल। डिसीजन है ये भी साथ साथ कवर हो जाएगी, अदरवाइज ये रखी हाँ हाँ रहती। हाँ, ठीक है। और सर एक इसकी नए प्रीवियस, इसकी नए वाली यूथ भी आई है सर, इसमें और क्वेश्चन ऐड होके आए हैं। ये हाँ पिछली तो वो वाली किसी से पेज 7,000 मांग वाली थी। लीजिए, ठीक है, हाँ हाँ पेज मांग किसी से लिए सर, है ले आओ, लिए। ठीक है। तो द किसी दिन ट्रेजेडी उनको ऑफ, भी कवर कर देना। हाँ उनको भी कर लेंगे। द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स, फॉरेक्स, तो दूसरा टाइटल गार्बोडक है। गार्बोडक में क्या क्या, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं गार्बोडक से, बताइए फटाफट। एक तो वो फर्स्ट ब्लैंक फर्स्ट ट्रेजेडी हो ट्रेजेडी, गई। फर्स्ट ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। ठीक है, ठीक है। और 1561 भी आता है ना गार्बोडक, 1561 जी। क्या है 1561 में, कुछ हुआ था? पब्लिश हुई थी सर। हाँ 1506 में पब्लिश हुई थी, इसलिए याद रखना है गार्बोडक को, ठीक है। और पेज, हाँ और पेज तो पढ़ा होगा ना। पड़े हैं सर, 200 तक डाल दिए सर ने। ठीक है, ठीक है। अब संडे वनडे को तो हम पूरा उसको कवर ही कर दें, खत्म कर दें इसका हिसाब किताब। सर संडे में कुछ और चलाना, नॉर्मल लेविस चला देना सर। हाँ हाँ ठीक है, जो भी चला देंगे संडे को। ये कौन से, एक दो तीन, चौथा पेज हमें करना है क्या? ये यही पेज करना था, ये वाला था। 258 करना है। उसमें दिखता ही नहीं है ना कौन सा। एक तो
हाँ ये वाला पेज करना है ना, ठीक है। ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। ये किसका कमेंट है, किसके लिए है? सब ये तो याद है आप लोगों को, किसने किसके लिए कहा है। और इसी टाइप का एक कमेंट और है जो चाउसर के लिए बोला गया था कि ही फाउंड इंग्लिश मार्बल, इस तरीके से वो क्या है वो ब्रिक एंड लेफ्ट इट अ मेक मार्बल, इट अ इस तरीके से लैंग्वेज, हाँ उसको शायद डायलेक्ट और किसने लैंग्वेज बोला, वाला था। लेविस ने बोला है ना उसको, उसको वो वाला जी कमेंट सर, किसने बोला है जो चाउसर के लेविस लिए ने बोला बोला गया है है, सर, उसको किसने बोला है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। सर वो वाला मैथ्यू लॉवेल ने आर्नोल्ड। बोला, लॉवेल ने, हाँ चौसर के बारे में लॉवेल, लॉवेल ने बोला है। हाँ लॉवेल ने बोला है। ये जॉनसन ने बोला है ड्राइडन के लिए, ठीक है। और जॉनसन कौन थे, ड्राइडन कौन थे? आपको पता ही है कि ये रेस्टोरेशन इनसे बिलोंग करते थे। ये ही वाज अ फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक, ही वाज फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट, ठीक है। हिस्ट्रिया रिडक्स इनका वर्क है। और ये एंटनी एंड क्लोपेट्रा का जो एडॉप्टेशन है ऑल फॉर लव इन्हीं का है, 1677, याद रखना है। और बहुत सारी चीजें हैं, फाइबल प्रीपेज टू फाइबल इन्होंने लिखा है, बहुत सारा वर्क इन्होंने किया है। जर्नल चीज तो याद होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्यूरिटन्स अंडर द रूल ऑफ ओलिवर क्रॉम्वेल एंड हिज कॉमनवेल्थ शट डाउन ऑल। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की जरूरत क्या थी, पूरा कहानी लिख दिया इसने। सीधा सीधा पूछ लेता थिएटर कब क्लोज हुआ, कि इंग्लिश थिएटर्स ऑन रिलीजियस एंड मोरल ग्राउंड, ठीक है। पता है कि आपको कि ओलिवर क्रॉमवेल शासन में कब आया था, जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड बोला जाता है। इसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन है, किसी में दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है क्या बताइए? इसमें भी किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन दूर करिए। क्वेश्चन नंबर 98 में कोई कंफ्यूजन है ऑप्शन को लेकर के? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1649 1660 तक है सर। हाँ ओलिवर क्रॉमवेल का जो शासन काल था वो कॉमनवेल्थ पीरियड, आपको पता होना चाहिए। प्यूरिटन प्यूरिटन इंटररेगनम पता होना चाहिए, ठीक है। 1649 से 1660, 1660 में चार्ल्स सेकंड आता है, मोनार्की रिस्टोर्ड होती है, थिएटर्स रीओपन होते हैं, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट का प्रभाव दिखता है, हीरोइक ट्रेजेडी जो है थिएटर, ये सारे काम होते हैं, ठीक है। रॉयल सोसाइटी की स्थापना होती है। 1665 में वो इनका मिल्टन का वर्क कंप्लीट होता है, उसमें एक द ग्रेट लंदन फायर करके हो जाता है। इस तरीके से सारी कहानी है आगे। द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया रेन इज, इनका अच्छा इनका शासन काल पूछा जा रहा है कब से कब तक का है। इसमें बताइए कोई ऑप्शन को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑप्शन के लिए 1837 कोई, टू 1901 तक है। हाँ 1901 तक है। देखिए 1901 दो ऑप्शन में दिया है, और जो कि 1837 बार बार रिपीट कराया गया है इसको। ये इसलिए कंफ्यूजन नहीं है कि जो गैपिंग नहीं हुआ है, लास्ट टीजीटी के एग्जाम से लेकर के गैपिंग हुआ है, लेकिन उस तरीके से गैप नहीं खत्म हुआ है कि जैसे होना चाहिए। जो एक एक होता है ब्रिज बन जाना, जैसे लास्ट टीजीटी वाले एग्जाम से लेकर इस टीजीटी वाले एग्जाम के बीच में एक होता है ब्रिज बन जाना, बहुत बड़ा गैप बन जाना। एक है उस गैप को, इतना बड़ा गैप नहीं है कि उसको फिलअप नहीं किया जा सकता, गैप था रहा है, लेकिन वीक में कोई ऐसा वीक नहीं रहा है कि पूरी वीक क्लास हम लोग किसी न किसी बात पे बात ना किए लिटरेचर को लेकर के। हफ्ते में भले ही एक दिन किए हों लेकिन किए हैं। तो वो जो गैप फिलअप खाई नहीं बन पाई, उसका ये नतीजा है कि ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं है। 1837 1901, बार बार हम पूछते थे कि व्हाई 1901 इज इंपॉर्टेंट। आप लोग का उत्तर यही रहता था कि डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा एंड स्टार्टिंग द मॉडर्न एरा, इट इज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज, यही होता था ना। जी सर। द प्यूरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड, कब इन्होंने थिएटर को शट डाउन कर दिया? 42 में। 42। और कौन कौन सी डेट रही है जब थिएटर क्लोज हुआ है? 1599, 1603
और 1613 और 1642। नहीं, 99 में नहीं हुआ है, 99 में तो थिएटर बन के मेरा तैयार पंद्रह सौ हुआ, बानवे खुल गया था। 1592। कल एक थिएटर बताया नहीं चला था, था। एक एक ट्रिक बताई थी ना, 3 3 13 है ना, 42, ठीक है, इस तरीके से बताया गया था ना, 1593, 1603, ठीक ठीक 1613, ठीक ठीक। 1642। उसके बाद देखिए, फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश वही एडमंड स्पेंसर का है, एमरिटी, इसमें 88 सोनेट थे। और 102 में देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स इन द ऑर्डर ऑफ विच दे अपीयर्ड, यूज कोड्स। अब ये इसको क्या करना है कि इनको पीरियड्स के हिसाब से ऑर्डर में लगाना है, लगा दीजिए ऑर्डर में, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या होगा? पहला थर्ड है सर। हाँ, नहीं, पहला थर्ड के थर्ड, बाद उसके बाद अर्ली टूडर। स्पेंसर, ये फिलिप सिडनी आया फिर। हम्म सैमुअल अरे डायनल के डालिया के बाद अरे नहीं नहीं, अरिस्टोफल स्टेला आया। ये क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, 102। क्वेश्चन नंबर 102 में इनके ऑर्डर को लगाना है कि इनके राजवंश के ऑर्डर को लगाना है कि पहले सर कौन आया, एंग्लो पहले नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन पहले आए। एंग्लो नॉर्मन, फिर अर्ली हाँ हाँ, टूडर, फिर कैरोलान, फिर एलिजाबेथ। ट्यूडर का मतलब होता है जो शुरुआत में जो रॉयलिस्ट जो राजसी खानदान से थे उनको बोलते हैं अर्ली ट्यूडर, ठीक है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ से पहले जो रॉयल हाउस रहा है वो, उसकी बात ये कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4053 के बाद इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाया, तो वो जो रॉयल हाउस रहते थे वो अर्ली ट्यूडर बोला गया। फिर क्वीन एलिजाबेथ आती है, फिर कैरोलिन जाता है, ठीक है, कैरोलिन, जैकोबियन, ये मतलब ये सब तो क्लियर है। हम्म उसके बाद है द डिवाइन कॉमेडी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैंटोस ईच का। अब ये तो जब हम डिवाइन कॉमेडी को कवर किए थे, बताए थे कि इसमें ये 3 पार्ट में है, इसमें 33-33 का वो लाइन है, 33-33 कैंटोस हैं, एक में 34 है, और ये 3 पार्ट में है, इन्फर्नो है, पैराडाइजियो है और परगेट्रियो है। इस तरीके से डिस्कस, तो वही है दांते की डिवाइन कॉमेडी, 33 कैंटोस है इसमें, ठीक है। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड बिकेम द 3 लैंग्वेज नेशंस एट लीस्ट 2 सेंचुरीज। वो 3 लैंग्वेज कौन कौन रही हैं? इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। इंग्लिश, फ्रेंच एंड लैटिन। अब लैटिन के लिए कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दौरान कोर्ट की लैंग्वेज लैटिन, उस दौरान जो किंगशिप थी वो सब इस तरीके से बताया गया था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड वर्जन डिवीजन है बाइबल का? जिनेवा बाइबल सबसे पहले हुई थी ये। हाँ, जिनेवा बाइबल। किंग्स जेम्स वर्जन 1611 में आया, ठीक है। और टिंडाले ट्रांसलेशन जिनेवा बाइबल है, याद लीजिए। कौन शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरीज है जिन्होंने ट्रेजेडी नहीं लिखा है? कौन है भैया जो ट्रेजेडी नहीं? बेन बताइए। जॉनसन। बेन नहीं, जॉनसन। बेन जॉनसन नहीं, इन्होंने तो लिखी है। इनकी ट्रेजेडी का नाम क्या है बेन जॉनसन का? ये थी, अगर लिखा है तो बेन जॉनसन की ट्रेजेडी का नाम
याद नहीं आ रही, लिखी तो है इन्होंने। सीजेनियस द फॉल करके है। इनके सीजन्स का, हाँ हाँ सीजन्स इनके हम दो, उसको पढ़ते सर। हाँ जो भी है ये याद होना, पता होना चाहिए बस, वो स्पेलिंग मैटर नहीं कर रहा है, बस आपके दिमाग में हो। एक तो ये है, एक कोई और ट्रेजेडी है इनकी, लेकिन बेन जॉनसन ने ट्रेजेडी लिखी है। इन्होंने मैक्सिमम इन्होंने कॉमेडी लिखा है, ठीक है। इनके जितने भी वर्क हैं लगभग कॉमेडी है, ये क्लासिकल कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं बेन जॉनसन, ठीक है। इनका कोई भी वर्क देख लीजिए, वॉलपोन है और एवरी मैन हिज ह्यूमर है, आउट ऑफ ह्यूमर है, और अ टेल ऑफ अ टब है इनका, ठीक है। ये सब कॉमेडी है। और ये थॉमस किड, ये तो ट्रेजेडी इन्होंने लिखा है। मार्लो तो ट्रेजेडी किंग कहे ही जाते हैं। लिली ने नहीं लिखा है, लिली एक प्रोज रोमांस लिखता है। लिली का वर्क आपने देखा होगा, ये प्रोज रोमांस टाइप में लिखा है। जैसे इसका वो है यूपीएस करके वर्क है, इसी का है ना, ये प्रोज यूपीएस रोमांस लिखा फ्रॉम जॉन लिली का है सर। है। लिली का एक वर्क और है, क्या एनाटॉमी करके, एनाटॉमी ऑफ कुछ करके, विट। ठीक है। एनाटॉमी और वेट। एनाटॉमी ऑफ विट है, हाँ एनाटॉमी ऑफ, क्योंकि एक रॉबर्ट बर्टन का भी वर्क है, एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली करके। कितने होगा, हो गया ना, ये कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए। तीस के आसपास हो गए सर, कितने, 30 लगभग।